Good morning, students. This is Mayuri Kashyap, Biology faculty from Optimus Medicus Institute, बोरिंग रोड, पटना। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर के अंदर हम लोग बॉटनी और जूलॉजी दोनों सेक्शंस को ही स्टडी करेंगे। मीन्स यहाँ इस चैप्टर के अंदर हमें देखना है कि एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन कौन कौन से मेथड से होता है और प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन कौन कौन से मेथड से होता है। यानी इस चैप्टर में हम लोग रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स दोनों को ही स्टडी करेंगे। और यहाँ हम जो कुछ भी स्टडी करेंगे इसका यूज़ नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसका यूज़ फ्लावरिंग प्लांट के रिप्रोडक्शन में आएगा, एंड उसी तरह से रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में जो कुछ भी हम स्टडी करेंगे उसका यूज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आएगा। और फ्लावरिंग प्लांट ऑफ रिप्रोडक्शन से नीट में हर साल 4 से 5 क्वेश्चन रहता है। उसी तरह रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी 2 से 3 क्वेश्चंस रहते हैं। सो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ हम अगर ये चैप्टर समझते हैं तभी हम जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। यानी बेसिकली इस यूनिट को समझने के लिए हमारा ये चैप्टर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। क्लियर? सो हम लोग स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में। सबसे पहले जूलॉजी सेक्शन को कवर करेंगे, देन हम लोग मूव करेंगे बॉटनी सेक्शन पे। यानी पहले हम कवर करेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को एंड देन हम लोग स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है? सो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग से कहानी के साथ। कहानी आगे हम लोग देखेंगे, उससे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता क्या है। So we all clearly know that कि what is reproduction? Reproduction is a biological process by which an organism produce offspring of its own type। यानी रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा बायोलॉजिकल, एक ऐसा लिविंग प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज़म अपने जैसा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। ये जो प्रोसेस है ऑर्गेनिज़म का, जिससे वो अपने जैसा ऑर्गेनिज़म प्रोड्यूस कर रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा मेथड है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज़म अपने जैसा एक नया ऑर्गेनिज़म प्रोड्यूस करता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है? और हमें अच्छे से पता है रिप्रोडक्शन क्यों होता है। तो रिप्रोडक्शन होता है टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज़। यानी किसी स्पीसीज़, किसी प्रजाति के कंटिन्यूटी को, जनरेशन को इन्वायरमेंट में मेंटेन करके रखने के लिए क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। यानी इट इज़ अ मीन्स ऑफ परपीचुएशन या कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। लाइफ फॉर्म्स के कंटिन्यूएशन के लिए क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। यानी अगर मान लीजिए रिप्रोडक्शन नहीं होगा, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? तो आप अपने जैसा प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। तो अपने जैसा प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे तो जो हमारा जनरेशन है वो हमारे तक सीमित रह जाएगा और हमारे से आगे जनरेशन हमारा नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है? सो इसीलिए बोला जाता है रिप्रोडक्शन इज़ अ मीन्स ऑफ परपीचुएशन या कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ फॉर्म। ठीक है? अब यहाँ इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है? लाइफ स्पैन मतलब होता है द पीरियड फ्रॉम बर्थ एंड नेचुरल डेथ इज़ कॉल्ड लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन जो है एक स्पीसीज़ का क्या है? कैरेक्टर है। ठीक है? यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक का, किसी ऑर्गेनिज्म के जन्म से लेकर के मृत्यु तक, और वो मृत्यु नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल कहने का मतलब बिना किसी अदर रीज़न के, कहने का मतलब बिना, ना ही वो डिजीज़ से मर रहा हो, ना ही वो एक्सीडेंट से मरा हो। नेचुरल डेथ अगर हुआ है उस ऑर्गेनिज्म का, सो नेचुरल डेथ, बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ का जो समय होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन। ठीक है? समझ में आ रही बात? तो यहाँ हमें फोकस इस बात पे करना है व्हाट इज़ नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ मतलब वैसा डेथ जो बिना किसी कारण से हुआ हो, अपने आप हुआ हो, नेचुरली हुआ हो, उसे हम बोलेंगे नेचुरल डेथ। तो लाइफ स्पैन हम उसे बोलते हैं
जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का जन्म से लेकर के नेचुरल डेथ का जो समय होता है उसे हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। ठीक है, अब यहाँ दूसरा टर्म है लाइफ एक्सपेक्टेंसी या एवरेज लाइफ स्पैन, जो इन जनरल हम बात करते हैं। एवरेज लाइफ स्पैन कहने का मतलब, आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैक्सिमम हमारा जो पॉपुलेशन है उसमें 50% से ज़्यादा लोग नेचुरल डेथ से पहले मर जाते हैं, है ना। क्यों? तो किसी का एक्सीडेंट हो गया तो मर गए, किसी को किसी तरह की बीमारी हो गई, कैंसर हो गया या किसी तरह का कोई डिजीज़ हो गया, तो उसके कारण वो 60-65 साल में, 70 साल में क्या हो जा रहा है, मर जा रहा है। तो the period during which more than 50% of individual of a population live before natural death, मतलब किसी भी पॉपुलेशन में 50% से ज़्यादा लोग जितने साल तक सरवाइव कर रहे हैं नेचुरल डेथ से पहले, उसे हम बोलेंगे एवरेज लाइफ स्पैन। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए एक्सीडेंट में या किसी चीज़ के कारण मैक्सिमम लोगों की मृत्यु हो रही है 60 साल या 65 साल में, तो जो एवरेज लाइफ स्पैन उस पॉपुलेशन का होगा, मान लीजिए ह्यूमंस की बात करें, इंडिया में अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ज़्यादा 50% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है इंडिया में, उसमें 65 साल में ही लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये नेचुरल डेथ नहीं है, ये क्यों हो रहा है, एक्सीडेंट के कारण या डिजीज़ के कारण, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एवरेज लाइफ स्पैन। क्लियर बात। वहीं अगर हम यूएस में बात करें तो कितना है, वो थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि यूएस का इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा बेहतर है इंडिया से, तो वहाँ कितना है, 78 ईयर्स। ठीक है, सो कभी भी एवरेज लाइफ स्पैन पूछा जाए और लाइफ स्पैन पूछा जाए, दोनों में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, लाइफ स्पैन कहने का मतलब होता है नेचुरल डेथ और बर्थ के बीच का जो पीरियड होता है उसे हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। एवरेज लाइफ स्पैन हम उसे बोलते हैं जिस लाइफ स्पैन में 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन रहते हैं, सरवाइव करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये सारे क्या हैं, कैरेक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन है। अब हम लाइफ स्पैन के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो हम कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन को देखेंगे। सो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन को हमें पढ़ना है। यहाँ मैंने कुछ डेटाज लिखे हैं, बट इन डेटा को आसानी से याद करने के लिए कि कौन से ऑर्गेनिज्म का क्या लाइफ स्पैन है, इसे याद करने के लिए हम एक कहानी सुनते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है बच्चों, ध्यान से कहानी को सुनिएगा। ये कहानी एक कपल्स का है। ये जो कपल्स हैं, यानी ये जो हस्बैंड और वाइफ है, ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्न हैं, एक दूसरे का बहुत केयर करते हैं। सो इसमें एक जो हस्बैंड है इसका नाम है मैन, और जो वाइफ है उसका नाम है रोज़, सॉरी। क्लियर। जो मैन है वो अपनी वाइफ रोज़ से बहुत प्यार करता है, और रोज़ जो है वो अपने हस्बैंड मैन से बहुत प्यार करती है। ठीक है, यानी दो, याद रखिएगा, एक कपल है जिसमें जो हस्बैंड है उसका नाम क्या है, मैन, और जो वाइफ है उसका नाम है रोज़। तो मैन जब अपने एवरेज एज में पहुंचता है, एवरेज एज कहने का मतलब 60 to 65 ईयर में पहुंचता है। ये जो मैन है बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट रहता है, तो जब ये 60 to 65 ईयर में पहुंचता है तो ये सोचता है कि मैं अब कितना जीऊँगा। क्लियर। सो ये सोचता है, जो लाइफ स्पैन है मैन का वो कितना है, 100 से 120 साल। तो ये सोचता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना जीऊँगा, 100 से 120 साल। ठीक है, सो ये चाहता है कि अब जो इसका एज बचा हुआ है उस एज में इसकी जो हॉबी है वो इसको फुलफ़िल करे। ठीक है, सो ये अपनी वाइफ के पास जाता है और बोलता है कि मैं अपनी हॉबी को पूरा करना चाहता हूँ। तो वाइफ बहुत खुश होती है, बोलती है ठीक है ज़रूर करिए। वाइफ इसकी बहुत सपोर्टिंग रहती है, यानी जो रोज़ रहती है वो काफ़ी सपोर्टिंग रहती है। तो मैन क्या करता है, मैन अपने वाइफ रोज़ के साथ अफ्रीका चला जाता है, और वहाँ जाके वो एक नेशनल पार्क, बहुत पुराना नेशनल पार्क है जो बंद पड़ा हुआ है, उसको अडॉप्ट कर लेता है, उसको ले लेता है। सो वहाँ जब वो उस नेशनल पार्क को अडॉप्ट कर लेता है तो उस नेशनल पार्क में उसे कुछ ट्री दिखते हैं। जैसा कि आप यहाँ
डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो ट्री उनको सबसे पुराना दिखता है, सबसे पहला दिखता है, दैट इज़ सेक्विया ट्री, जिसे हम बोलते हैं रेड वुड ट्री। अगर आप देख पा रहे हैं क्लियरली तो देखिए यहाँ कितना बड़ा ट्री है और यहाँ पे ये कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं, ठीक है ना। सो उस नेशनल पार्क में सबसे पहला जो उन दोनों को दिखता है दैट इज़ सेक्विया यानी रेड वुड ट्री दिखता है, ठीक है। और ये जो ट्री है ये कितना पुराना रहता है, डेटा पे कंसंट्रेट करिएगा, हम जो भी ईयर लिख रहे हैं वो हमारा लाइफ स्पैन होगा, ठीक है ना। सो ये जो ट्री है वो कितना पुराना होता है, ये जो ट्री है ये लगभग 4000 से 5000 साल पुराना है। यानी सेक्विया यानी रेड वुड ट्री का जो लाइफ स्पैन है वो कितना है, 4000 से 5000। समझ आ गई बात, ठीक है ना। सो उस नेशनल पार्क में वो जब घूम रहा होता है तो सबसे पहला उसे क्या दिखता है, सेक्विया यानी रेड वुड ट्री, जो कि कितना पुराना है, 4000 से 5000 साल, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये आगे मूव करता है और जैसे जैसे ये आगे मूव करता है इसे वहाँ दिखता है पीपल ट्री। कौन सा ट्री दिखता है, पीपल ट्री, जो कि कितना पुराना होता है, लगभग 2000 से 3000 साल पुराना होता है। क्लियर, यानी सबसे पहले इसे दिखा सेक्विया यानी रेड वुड ट्री दिखा जो कि 4000 से 5000 साल पुराना था। फिर उसे यहाँ पीपल ट्री भी दिखा जो कि 2000 से 3000 साल पुराना था। फिर वो आगे गया तो उससे बड़े सारे क्या दिखे, बनियान ट्री दिखे जो कि कितना साल पुराना था, 200 से 400 साल पुराना था, ठीक है। यानी सबसे पहले सेक्विया दिखा जो कि 4000 से 5000 साल पुराना था, फिर पीपल ट्री दिखा जो कि 2000 से 3000 साल पुराना था, एंड जैसे जैसे वो आगे बढ़ा उसे अब क्या दिखा, बनियान ट्री दिखा जो कि 200 से 400 साल पुराना था, ठीक है। तो ये 3 ट्री उसको दिखा एंड जब वो आगे बढ़ा तो उसे एक छोटा सा प्यारा सा टॉर्टॉइस दिखा। क्या दिखा, टॉर्टॉइस दिखा, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। और ये जो टॉर्टॉइस था ये कितना साल पुराना था, तो ये 150 साल पुराना था। इन जनरल जो टॉर्टॉइस का एवरेज एज है वो है 100 से 150, यानी ये जो लाइफ स्पैन है वो 100 से 150 है, हम मैक्सिमम लेके चल रहे हैं। सो ये जो टॉर्टॉइस था ये कैसा दिखा, ये दिखा 150 साल पुराना, ठीक है। फिर वो और आगे बढ़े तो इससे एक छोटा सा प्यारा सा इसे ऑर्गेनिज्म दिखा दैट इज़ पैरोट, ठीक है। क्या दिखा उन दोनों को, पैरोट, तोता, जो कि बहुत ही प्यारा था। और ये कितने साल पुराना था, ये था ऑलमोस्ट 140 ईयर का, कितने, 140 साल का इसे दिखा। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। सो मैन जब उस नेशनल पार्क को अडॉप्ट किया तो उस नेशनल पार्क में क्या क्या था, सबसे पहले हमने देखा सेक्विया दिखा, देन हमें क्या दिखा, पीपल ट्री दिखा, फिर बनियान ट्री, एंड देन उसे दिखा टॉर्टॉइस, एंड देन पैरोट जो कि कितना था, 140 साल पुराना, ठीक है ना। सो ये जो मैन है, जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, तो ये जो मैन है ये अपने रेस्ट ऑफ लाइफ में, मतलब 65 साल का तो था ही, ये चाह रहा था कि जब ये 100-150 साल में 100-120 साल तक पहुँचे तब तक ये अपने हॉबीज़ को फुलफ़िल कर दें, क्योंकि इसका जो लाइफ स्पैन है वो कितना है, 100 से 120 साल, ठीक है। सो इस मैन ने उस नेशनल पार्क को अडॉप्ट किया है और इस नेशनल पार्क में उसको अभी तक क्या क्या दिखा है, सेक्विया बहुत पुराना ट्री है, 4000 से 5000 साल पुराना, फिर पीपल ट्री दिखा, फिर बनियान ट्री, टॉर्टॉइस और पैरोट, ये सारे उसको मिले। अब वो इस नेशनल पार्क में क्या क्या लाया उसे देखते हैं। इसने ये और इसकी वाइफ जब नेशनल पार्क के आसपास घूम रहे थे तो दिखा क्या कि नेशनल पार्क बहुत पुराना हो चुका था, बहुत साल पुराना था। तो वहाँ पे पूरे के पूरे ट्रीज़ जो हैं या जो भी मटेरियल्स हैं वो इधर उधर बिखरे हुए थे, लॉग्स बिखरे हुए थे। तो जो मैन है उसने सोचा कि मैं एक एलिफेंट ख़रीद लेता हूँ। क्या ख़रीद लेता हूँ, एलिफेंट, जिसके मदद से वो सारे सामान को अच्छे से इधर उधर सवार सके, नेशनल पार्क को अच्छा कर सके। और
इसके मदद से सारी चीज़ों को कर सके, हेवी ऑब्जेक्ट्स को इस पे रख के हटाने में हेल्प करे। तो मैन क्या किया, मार्केट गया और एलिफेंट जो कि 70 साल पुराना था उसे लेकर के आ गया, ठीक है। और सारे के सारे जो नेशनल पार्क थे उसमें जो मटेरियल्स बिखरे हुए थे उनके साफ़ सफाई में एलिफेंट ने हेल्प किया, ठीक है। फिर जो मैन था उसने सोचा यार मैं तो हमेशा बिज़ी रहता हूँ, नेशनल पार्क वगैरह में काम कर रहा हूँ, नए नए चीज़ों को ला रहा हूँ, तो मैं बहुत बिज़ी हो गया हूँ, तो मेरी वाइफ रोज़ जो है उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए मुझे कोई ना कोई जानवर तो ला के रखना चाहिए। तो वो सोचता है और वो क्या ला के देता है अपनी वाइफ को, क्रोकोडाइल ला के देता है। और ये क्रोकोडाइल कितना पुराना था, ये क्रोकोडाइल 60 साल का था। ऐसे देखने में तो ये बहुत डरावना लगता है, बट ये क्रोकोडाइल बहुत ही फ्रेंडली था। रोज़ को भी एनिमल्स बहुत पसंद थे, सो रोज़ के साथ भी ये काफ़ी फ्रेंडली था और उसको हेल्प करता था, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था, ठीक है। तो मैन जब क्रोकोडाइल लेके आया तब वो निश्चिंत हो गया कि अब मेरी वाइफ सेफ़ है, ठीक है। सो उसकी वाइफ ने ये देखा कि जो मेरा हस्बैंड है यानी जो मैन है वो रोज़ के लिए इतना सोच रहा है और वो दिन भर काम करते रहता है, तो भाग दौड़ करते रहता है, तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपने हस्बैंड मैन के लिए कोई ऐसा एनिमल लाऊं जो उसको भाग दौड़ करने में हेल्प करे, यानी आसानी से इधर उधर मूवमेंट में हेल्प करे। तो रोज़ ने अपने हस्बैंड के लिए ला दिया हॉर्स। क्या ला दिया, हॉर्स, जो कि कितना पुराना था, जो कि था 50 साल पुराना। कितना पुराना था, 50 साल पुराना, ठीक है। क्या ला दिया हॉर्स वाइफ ने मैन के लिए, हॉर्स जो कि था 50 ईयर ओल्ड, ठीक है। अब आसानी से जो मैन था वो हॉर्स राइड के थ्रू सारे वर्क को तेज़ी से कर ले रहा था, ठीक है। अब होता क्या था, इतने सारे इसने एनिमल्स नेशनल पार्क में ले आए, तो इनके प्रोटेक्शन के लिए भी रोज़ ने सोचा कि मेरे जो हस्बैंड हैं यानी जो मैन है वो रात भर सो नहीं पाते हैं क्योंकि कहीं उनके जानवर को कोई हार्म ना कर दे। सो इसलिए रोज़ ने सोचा कि मेरे हस्बैंड आराम से रात को चैन की नींद सोएं, इसलिए उसने एक प्यारा सा छोटा सा डॉग खरीद के लाया। क्या खरीद के लाया, डॉग, जिसकी एज थी 25 ईयर, ठीक है। क्या खरीद के लाया, डॉग जिसका एज क्या था, 25 साल, जो कि डॉग का एवरेज लाइफ स्पैन है दैट इज़ 25 ईयर। और ये क्या प्रोवाइड कर रहा था, सारे एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था क्योंकि रात को ये जगा रहता था, ठीक है। तो उसके बाद जो मैन है वो आराम से चैन की नींद सोने लगे, ठीक है। सो उसके बाद क्या हुआ, मैन ने देखा कि मेरी वाइफ रोज़ मेरे लिए इतना सोच रही है, मेरे लिए उसने हॉर्स लाया, डॉग लाया, सो क्यों ना मैं अपने वाइफ के लिए भी कुछ स्पेशल करूं। तो उसने क्या किया, अपनी वाइफ रोज़ के लिए 4-5 तरह के 5-7 तरह के 5 to 7 तरह के इसने क्या किए, रोज़ लगा दिए, ताकि हर दिन वो अपनी रोज़ को एक रोज़ दे सके, वो भी अलग अलग तरह का, 5-7 तरह का, ठीक है। सो उसने क्या कर दिया, रोज़ के लिए रोज़ लगा दिया और अपनी रोज़ को जब वो रोज़ के पास लेके आया तो उसकी रोज़ बहुत खुश हुई सरप्राइज़ से, ठीक है ना। हुआ क्या कि रोज़ ने सोचा मेरे हस्बैंड मुझे इतना सरप्राइज़ दे रहे हैं और ग्रॉसरीज़ वगैरह लेने के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है, तो इससे अच्छा क्यों ना हम जो ग्रॉसरी के मटेरियल है उसको यहीं नेशनल पार्क में ही डेवलप कर ले ताकि हमें कहीं जाना ना पड़े। सो उसने क्या किया कि उसी नेशनल पार्क में वीट प्लांट लगा दिया, जो कि 5 मंथ पुराना था, जो कि कितना था, जिसका लाइफ स्पैन कितना होता है, 5 मंथ, ठीक है। फिर वीट लगा दिया, देन अगेन उसने राइस का भी प्लांट लगा दिया जो कि कितना होता है, 4 मंथ पुराना, यानी 4 मंथ लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। यानी रोज़ ने वीट भी लगा दिया, राइस भी लगा दिया। अब उसने सोचा क्यों ना मैं मिल्क का भी व्यवस्था कर लूँ, तो मिल्क के लिए उसने काऊ को भी खरीद लिया जो कि कितना पुराना था,
25 साल पुराना था। यानी अगर आपसे पूछा जाए लाइफ स्पेन ऑफ काऊ इज़ 25 ईयर। काऊ की जो बेस्ट फ्रेंड होती है वो होती है क्रो, ठीक है, और इसका जो लाइफ स्पेन होता है वो होता है 15 साल, ठीक है ना। सो काऊ अगर आया तो उसके साथ साथ क्रो भी आई, जो कि कितनी पुरानी थी, 15 साल। अब काऊ खाता है बनाना, तो काऊ का लाइफ स्पेन 25, तो उसी तरह बनाना का जो लाइफ स्पेन है वो भी क्या हुआ, 25 साल, ठीक है। यानी काऊ खाता है बनाना, तो काऊ के लिए ले आया बनाना प्लांट भी, ठीक। नाउ अब देखा इसने, मैन और रोज़ ने देखा, सिंस हमारे नेशनल पार्क में बहुत सारे ट्रीज़ आ गए हैं, बहुत सारे एनिमल्स आ गए हैं, बहुत सारे तरह के प्लांट हमने लगा दिए हैं, सो अब क्यों ना इस नेशनल पार्क को थोड़ा और सुंदर बनाया जाए, तितलियों को, अलग अलग तरह के फ्लाई को और हम ले आते हैं। तो मैन और रोज़ ने मिलकर क्या किया, ले आया सबसे पहले फ्रूट फ्लाई को। किसको लेकर आए उन्होंने, फ्रूट फ्लाई को। ये जो फ्रूट फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई को हम और बोलते हैं ड्रोसोफिला, ठीक है ना। सो ये फ्रूट फ्लाई लेके आया जिसका जो लाइफ स्पैन है वो कितना होता है, 1 मंथ, ठीक है, याद रखिएगा कितना होता है, 1 मंथ। फिर फ्रूट फ्लाई ले आया, फिर उसने बटरफ्लाई ले आया जिसका लाइफ स्पैन कितना होता है, 1 to 2 वीक। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। सो फिर बटरफ्लाई लाया, तो हमारा जो नेशनल पार्क था वो बहुत सुंदर दिखने लगा। एंड फाइनली उसने लास्ट में लाया एक और फ्लाई को जिसका जो लाइफ स्पैन है वो कितना होता है, 1 डे का, यानी एक दिन में ये जन्म भी लेता है और अपने रिप्रोडक्शन प्रोसेस को भी करता है और फिर फाइनली डेथ भी हो जाता है इसका, यानी लाइफ साइकिल को एक दिन के अंदर ही कंप्लीट करता है। तो दैट इज़ मे फ्लाई, ठीक है। सो ये सारे फ्लाई उसको दिखे, तो उसने इस तरह से अपने नेशनल पार्क को क्या बना लिया, सुंदर बना लिया। समझ में आई बात। तो ये था हमारा कहानी। अब हम चलते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म और उसके लाइफ स्पैन के डेटा पे। सो बच्चों, यहाँ हम देख रहे हैं, हमने लिखा है ऑर्गेनिज्म और उसका लाइफ स्पैन। सो हमने क्या पढ़ा, मैन था, मैन का जो लाइफ स्पैन वो कितना, 100 से 120 साल, ठीक है। जब वो नेशनल पार्क लिया तो उसे क्या मिला, सेक्विया जो कि 4000 से 5000 साल पुराना, फिर पीपल ट्री जो कि 2000 से 3000 साल पुराना, फिर बनियान ट्री जो कि 200 से 400 साल पुराना, टॉर्टोइस जिसका 150 साल पुराना है, एवरेज 100 से 150 लिखा जाता है, इसके बीच में कोई भी डेटा हो तो सही है। याद रखिएगा, टॉर्टोइस इज़ लार्जेस्ट लिविंग एनिमल, सबसे बड़ा लिविंग एनिमल अगर कोई है तो वो कौन सा है, टॉर्टोइस। फिर मैन को क्या दिखा, पैरोट जो कि 140 साल। हमारा जो सीक्वेंस है बिल्कुल देखिएगा ज़्यादा से कम की तरफ है, इसीलिए हम इस सीक्वेंस में बता रहे हैं, ठीक है। फिर मैन ने अपने मदद के लिए एलिफेंट को लाया जो कि 70 साल पुराना। फिर अपने मैन ने रोज़ के प्रोटेक्शन के लिए क्रोकोडाइल लाया जो कि 60 साल पुराना। फिर रोज़ ने मैन के लिए हॉर्स लाया जो कि 50 साल पुराना। फिर सबके प्रोटेक्शन के लिए रोज़ ने डॉग लाया जो कि 25 साल पुराना। फिर ये देखकर मैन ने रोज़ को रोज़ गिफ्ट किया जो कि 5-7 तरह का था, तो 5 to 7 ईयर रोज़ का लाइफ स्पेन होता है। फिर सारे ग्रॉसरीज मटेरियल को नेशनल पार्क में लाने का कोशिश किया किसने, रोज़ ने, तो व्हीट प्लांट लाया जो कि 5 मंथ्स का, राइस जो कि 4 मंथ का होता है, काऊ जिसका लाइफ स्पेन कितना, 25 साल, क्रो का कितना, 15 साल, एंड बनाना ट्री की बात करें तो 25 ईयर, क्योंकि काऊ खाता है बनाना, तो काऊ का जो एज वही बनाना ट्री का एज, ठीक है। उसी तरह फ्रूट फ्लाई 1 मंथ, बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स एंड मे फ्लाई 1 डे का होता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो दीज आर द ऑर्गेनिज्म एंड इट लाइफ स्पैन। आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा लाइफ स्पैन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ स्पैन से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लाइफ स्पैन लिख दिया है। ये लाइफ स्पैन का मतलब क्या है, मैक्सिमम नेचुरल डेथ हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो भी डेटा हमने यहाँ लिखा है ये सारे के सारे डेटा कैसे हैं, नेचुरल डेथ का, एवरेज लाइफ स्पैन नहीं है, ठीक है ना। अगर एवरेज की बात करेंगे तो मैन का कितना हो जाएगा, इंडिया में 65, यूएस में 70, तो अलग अलग डेटाज हैं, ठीक है ना। सो दीज आर दी नेचुरल लाइफ स्पैन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर बात। सो बच्चों, अब हम देखते हैं कि लाइफ स्पैन के स्टेजेस क्या क्या है। मतलब लाइफ स्पैन जो हम बोल रहे हैं, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ, नेचुरल डेथ, जन्म से लेकर के मृत्यु तक के दौरान क्या क्या स्टेजेस आता है। तो सबसे पहला तो स्टेज क्या होता है, बर्थ, जन्म होता है किसी ऑर्गेनिज्म का।
देन जो दूसरा स्टेज होता है लाइफ स्पेन में, दैट इज़ जुवेनाइल फेज़। यानी ये कैसा फेज है, ये एक नॉन रिप्रोडक्टिव ग्रोइंग फेज है, मतलब वैसा फेज है जिसमें ऑर्गेनिज्म के पास रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं होती है। इस फेज में ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, ग्रोथ होता है, ग्रो करते हैं ऑर्गेनिज्म एंड ग्रो करते हैं, तो इस फेज को हम क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज या नॉन रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। और जब वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाएंगे तो इस फेज को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। तो पहला तो बर्थ, दूसरा जुवेनाइल फेज एंड तीसरा क्या रहा है, रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज के बाद ये मूव करने लगते हैं एजिंग में, यानी ओल्ड होने लगते हैं। कैसे, तो इनका धीरे धीरे जो इनके बॉडी का मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो क्या होने लगता है, उनमें डिटोरिएशन होने लगता है, ख़त्म होने लगते हैं बॉडी, ठीक है। एंड 5 सेनेसेंस यानी इरिवर्सिबल परमानेंट स्टेज विच लेड टू डेथ, मतलब ये एक ऐसा फेज है जिसमें इंटर होने के बाद ऑर्गेनिज्म डेथ को ही जाता है, यानी ये बहुत ओल्ड एज है, ठीक है। एंड फाइनली डेथ, यानी अगर हम बात करें लाइफ स्पैन, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर ये 6 इवेंट हो रहा है तो ही हम क्या बोलेंगे, ये पूरा का पूरा उसका स्टेज है किसका, लाइफ स्पैन का। यानी हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सारे स्टेजेस होते हैं, मतलब वो जन्म लेता है, उसके अंदर ग्रोथ होगा, फिर वो रिप्रोडक्शन करेगा, रिप्रोडक्शन के बाद वो ओल्ड होगा, और ओल्ड होने के बाद फाइनली वो उसका क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द स्टेजेस इन लाइफ स्पैन। हम सब जानते हैं कि डेथ इज़ इनइवाइटेबल, डेथ बिना बुलाए आता है, हम तो इनवाइट नहीं करते कि आइए भाई हमको मार दीजिए और हम मर जाएं, ऐसा तो नहीं होता है ना कि आप चाह लें और आप मर जाएं, नहीं। अगर ऐसा होता तो शायद बहुत सारे लोग नहीं होते, बहुत तुरंत ही मर जाते, जब वो चाह लेते, गुस्सा आता तो भाई मुझे नहीं रहना, मैं मरना चाहता हूँ, तो लोग मर जाते, ऐसा तो होता नहीं है ना। सो डेथ जब आना है वो अपने आप आता है, एक्सेप्ट मतलब डेथ सारे ऑर्गेनिज्म में होना तय है, ठीक है ना। यानी इस फेज में पहुंचना सारे ऑर्गेनिज्म में क्या है, तय है, यानी सारे ऑर्गेनिज्म किसी न किसी समय पे मरेंगे ही मरेंगे। लेकिन एक ऑर्गेनिज्म है जो कभी नहीं मरता, यानी इमॉर्टल है, कौन, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं वो कभी नहीं मरते हैं, यानी वो कैसे हैं, इमॉर्टल हैं। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं ये हम देखेंगे ज़रूर आगे के लेक्चर्स में, ठीक है। सो बाइनरी फिजन जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ हम समझेंगे कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, समझ में आएगा आपको जब हम डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि डेथ नहीं हो रहा है, इमॉर्टल है, आप भी सोचिएगा, ठीक है। सो लाइफ स्पैन अगर हम बोलते हैं यानी किसी ऑर्गेनिज्म में ये सारे स्टेजेस होने ही चाहिए, और ये सारे स्टेजेस जिनमें होते हैं उनमें डेथ होना क्या है, तय, ठीक है। यानी सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा, डेथ होगा ही होगा, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, वो हम देखेंगे कैसे। अब अगर हम बात करें कि कितने तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, तो हम अभी इन एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के बेसिक लॉज पे फॉलो करेंगे। 2 तरह के रिप्रोडक्शन है, ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। हम सब जानते हैं कितने तरह के रिप्रोडक्शन है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वैसा रिप्रोडक्शन है जिसमें एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी सिंगल ऑर्गेनिज्म ही क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को, बहुत सारे क्या अपने जैसा प्रोड्यूस करते हैं, यानी सिंगल ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट रहता है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को और हम क्या बोलते हैं, एगैमोजेनी या एगैमोजेनेसिस। और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड एम्फीमिक्सिस, यानी यहाँ 2 अलग अलग तरह के जो गैमेट है वो क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं और नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दूसरा जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसा होता है, मोनोपेरेंटल, जैसा कि अभी हमने बताया, इसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो यूनिपेरेंटल। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, बाई पेरेंटल। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स में फॉर्म बट नॉट नो फर्टिलाइजेशन, गैमेट फॉर्म अगर होगा भी, इन जनरल नहीं होता है, बट अगर गैमेट फॉर्म हो भी रहा है इस सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के केस में तो फर्टिलाइजेशन यहाँ नहीं होता है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के में क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन भी होता है और फर्टिलाइजेशन भी होता है। अनदर पॉइंट इज़ कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिर्फ माइटोटिक डिवीज़न होता है, यानी मियोसिस यहाँ नहीं होता है।
जैसा कि हम जानते हैं, हमने 11th में पढ़ा है, माइटोटिक डिवीज़न इज़ एन इक्वेशनल डिवीज़न, ठीक है ना। इसी कारण एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में हमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस भी होता है और मियोसिस भी होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम और क्या बोलते हैं, सोमैटोजेनेसिस। क्यों? क्योंकि सोमैटिक सेल्स में ही माइटोसिस होता है ना, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में, सोमैटोजेनेसिस। नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म हो रहे हैं वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स से, और इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोन्स बोलते हैं। और यूनिट ऑफ कॉलोनी ऑफ क्लोन, उसे हम क्या बोलेंगे, रैमेट बोलेंगे, ठीक है ना। हम सब जानते हैं एक ही पेरेंट से ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा होगा ना, एग्जैक्ट कॉपी होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएशंस नहीं हो रहा है। इसी कारण जो है यहाँ वेरिएशंस देखने को नहीं मिलता है, और वेरिएशन नहीं मिल रहा है इसीलिए इसका इवोल्यूशन में कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वहीं अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेरिएशन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिक्सिंग हो रहा है मेल और फीमेल गैमेट्स का, तो एक नए तरह का स्पीसीज़ यहाँ मिल रहा है, तो इसीलिए इवोल्यूशन में रोल किसका है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये फेवरेबल कंडीशन में होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और स्लो प्रोसेस है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट और सिंपल प्रोसेस है। ये जो भी कुछ हमने कहा है ये सब हम एक एक करके समझेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सारे क्यों हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा क्यों बोला जा रहा है, ठीक है ना। बच्चों, जो बेसिक फीचर्स हैं रिप्रोडक्शन के क्या क्या हैं। पहला तो डीएनए रेप्लिकेट करेगा ही करेगा, यानी डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, लास्ट क्लास यानी 11th में हमने पढ़ा है। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, डीएनए के डबलिंग, ठीक है ना। तो साइटोलॉजी के अंदर हमने डीएनए रेप्लिकेशन समझा है। तो रिप्रोडक्शन होने के लिए ये होना ज़रूरी है। सेल्स डिवाइड करते हैं, चाहे माइटोटिकली डिवाइड करें या मियोटिकली डिवाइड करें, दोनों तरीके से डिवाइड करते ही हैं सेल में जो प्रोटोप्लाज्म है उसका ग्रोथ होता ही है, इसीलिए सेल डिवीज़न होता है ना। रिप्रोडक्टिव यूनिट्स फॉर्म होंगे ही होंगे। रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है, वैसे यूनिट जो कि नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट होंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट। जैसे जाइगोट है ना, तो जाइगोट तो फॉर्म होगा ही होगा ना, चाहे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। एंड लास्ट जो चीज़ होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम रिप्रोडक्टिव यूनिट, यानी ये जो जाइगोट है उससे नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस होने का जो प्रोसेस है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के बेसिक फीचर्स ये 5 हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड देन हम लोग मूव करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पे। तो अगर देखा जाए तो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो कितने तरह के हैं, 5 तरह के हैं। पहला फीजन, दूसरा बर्डिंग, तीसरा फ्रेगमेंटेशन, चौथा रीजनरेशन और पांचवा पार्थेनोजेनेसिस। यानी एनिमल्स में रिप्रोडक्शन के 5 प्रोसेस, 5 टाइप्स कौन कौन सा, फीजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन और पार्थेनोजेनेसिस। रीजनरेशन को हम एक्सीडेंटल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आगे हम लोग देखेंगे। फीजन को डिवाइड किया गया है 3 टाइप में, बाइनरी फीजन, मल्टीपल फीजन एंड प्लाज्मोटॉमी। बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, हम लोग पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में कि फीजन में कैसे बाइनरी फीजन होता है, मल्टीपल फीजन होता है, प्लाज्मोटॉमी होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आगे देखना पढ़ना। हम लोग इसको बिल्कुल थ्योरी में नहीं, एकदम डायग्राम के थ्रू समझेंगे, देखेंगे कि कैसे बाइनरी फीजन हो रहा है, कैसे मल्टीपल फीजन हो रहा है और कैसे प्लाज्मोटॉमी क्या है। प्लाज्मोटॉमी आई होप आप लोगों के लिए नया चीज़ होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हम सारे के सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।